Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tanu Singh Baghel and in this video we will learn chapter first of history of class 10th and that is the rise of nationalism in Europe. What is the means of rise of nationalism in Europe? Rise means uday, nationalism means राष्ट्रवाद. Europe is the name of country. So rise means उदय, यानी राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ यूरोप में, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, ये चैप्टर यही कह रहा है कि नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ यूरोप में. टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं. चलिए. In 1848, Frederick Soria, French artist, prepared a series of 4 print visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic as he called them. कुछ समझ में आया? इसको लाइन को पढ़ने से हमारे को समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा देती हूँ, अगर आ गया तो ये बहुत अच्छी बात है. चलिए. 1848 में एक फ्रेडरिक सोरी नाम के फ्रेंच आर्टिस्ट ने सीरीज़ 4 प्रिंट की एक सीरीज़ तैयार की थी जिसमें उसने अपने ड्रीम्स को विजुलाइज किया था कि जो वर्ल्ड है वो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का बना हुआ है. हाँ, कैसे उसने तैयार किया था, कैसे किया था, चलिए दिखाती हूँ. यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये फ्रेडरिक सोरी ने ही ये प्रिंट तैयार की थी, जिनमें से हमारी बुक में 2 का वर्णन है, शायद 2 की डिस्क्रिप्शन है. ये देखिए, ये इसने 4 सीरीज़ तैयार की थी, तो उनमें से ये है, ये फैटर्निटी यहाँ पे लिखी हुई है ना. यहाँ पे क्या है, इसने अपने हाथ में क्या ले रखा है, इसने यहाँ पे क्या ले रखा है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. लेकिन अभी इसके प्रिंट्स को देखिए आप, ठीक है, और इसको समझिए. चलिए आगे देखते हैं. आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर. कितनी अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पे कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन के आर्टिस्ट थे, यानी उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे, फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम के जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने लिबर्टी को एक फीमेल फिगर जैसा पर्सोनिफाइड किया. क्यों फीमेल फिगर ही क्यों? देखो, जो लिबर्टी होती है, लिबर्टी मतलब क्या होता है, आज़ादी होती है ना. आज़ादी होती है. आज़ादी मतलब आज़ादी एक स्त्रीलिंग शब्द है, एक फीमेल शब्द है, इसलिए यहाँ पे फीमेल फिगर पर्सोनिफाइड किया उस टाइम के आर्टिस्ट ने. According to the Soris utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nation identified through their flags and national costume. देखो, जो Soris के यूटोपियन विजन था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो दुनिया भर के लोग हैं, दुनिया भर के पीपल्स हैं, वो डिस्टिंक्ट नेशन में ग्रुप्ड हैं, है ना. वो कैसे पहचाने जाते हैं? उनके फ्लैग्स द्वारा पहचाने जाते हैं, उनके नेशनल कॉस्ट्यूम्स द्वारा पहचाने जाते हैं. ऐसे ही नाम किसी भी कंट्री के लोग को देखेंगे तो हम उनके फ्लैग से ही पहचानेंगे कि कौन सी कंट्री का फ्लैग है, वो कौन सी कंट्री का कॉस्ट्यूम पहन रखा है उसने, है ना. हम ऐसे ही पहचानेंगे. दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इशूज़ विजुअलाइज्ड बाय सोरू, है ना. सोरू की तरह बहुत सारे जो इश्यूज़ थे जिन्होंने वो विजुअलाइज किया गया इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental of Europe. The end result of these changes was the emergence of nation-state in the place of multinational dynastic empires of Europe. A modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe, but a nation-state in which the majority of its citizens, and not only its rulers, came to develop a sense of common identity and shared हिस्ट्री और डिसेंट. ये सिर्फ इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को बता रहा है, समझ में आ रहा है. इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को बता रहा है. अगर ये अभी तक नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगी तो आपके सब समझ में आएगा. बस आप इसको पढ़ बस लो, ठीक है. वैसे इंपॉर्टेंट तो सिर्फ यहाँ तक ही है, यहाँ तक. फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पॉइंट ही अच्छे से पढ़ लेना है बस. दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th century इन यूरोप. चलिए इसके मेन पॉइंट पे आते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. देखो, वहाँ पे फ्रेंच रिवोल्यूशन था, है ना, और वहाँ पे क्या हुआ, आइडिया ऑफ नेशन यानी राष्ट्रभक्ति. एक तरह से हम राष्ट्रभक्ति बोल सकते हैं. और नेशन का आइडिया कैसे आया कि हमारे अंदर भी नेशन होना चाहिए या नेशनलिज्म होनी चाहिए, इसका आइडिया कैसे आया, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कैन विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789 में हमने पढ़ा था फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में, क्लास 9 में पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में, है ना. द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस. देखिए आपके एग्जाम में आएंगे व्हाट वाज द चेंजेस दैट कैम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन. तो आपको ये सब कुछ लिखना है. तो आप क्या लिखोगे, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट कैम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ सिटीजन्स. क्या हुआ कि यहाँ पे सोवर्निटी से यहाँ पे चेंज हो गई, सोवर्निटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स. मोनार्की से बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स यानी फ्रेंच सिटीजन्स की बॉडी जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स में, वहाँ पे पावर चेंज हो गई, ठीक है.
द आइडियाज ऑफ ले पैट्री द फादरलैंड, यहाँ पे लिखा हुआ है ले पैट्री मीन्स होता है फादरलैंड और ले सिटीजन मतलब होता है सिटीजन। तो अगर 1 मार्क क्वेश्चन में आएगा व्हाट इज द मीन्स ऑफ ले सिटीजन, तो यहाँ पे लिखना है द सिटीजन, एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ ले पैट्री, तो यहाँ पे लिखना है फादरलैंड, द फादरलैंड। हाँ, एम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या होता है, फादरलैंड्स और द सिटीजन्स के जो आइडियाज़ थे, यानी सिर्फ फादरलैंड के और सिटीजन्स के जो आइडियाज़ थे वो क्या हुआ, एक इक्वल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक इक्वल राइट्स को एंजॉय करेंगे। द स्टेट जनरल्स वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स के बारे में हमने पढ़ा था, एक्टिव सिटीजन्स पैसिव सिटीजन्स है ना, क्लास 9 में पढ़ा था हमने। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा था तो मैं आपको याद दिला दूँ कि एक्टिव सिटीजन्स वो सिटीजन्स हुआ करते थे जिनको वोट देने का अधिकार था, है ना। तो जो स्टेट जनरल्स थे वो कहाँ से इलेक्टेड हुआ करते थे, एक्टिव सिटीजन्स इलेक्टेड हुआ करते थे, और फिर स्टेट जनरल फिर उसके बाद उसको दोबारा नाम दे दिया गया चेंज करके नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल्स को चेंज करके उसका नाम दे दिया गया स्टेट्स नेशनल असेंबली। ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन में आएगा, तो आपको लिखना है। आगे पढ़ते हैं, इंटरनल कॉस्ट्यूम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबॉलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वेर अडॉप्टेड। देखो क्या हुआ करता था कि वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में अगर हम देखें तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट में अलग जो भी वहाँ पे हुआ करते थे, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के वेट्स और मेजर्स हुआ करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, पूरे कंट्री में सिर्फ एक ही वेट और मेजर का सिस्टम हो गया, यूनिफॉर्म सिस्टम, है ना, यानी एक जैसा सिस्टम। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate peoples from the peoples of Europe from despotism. Students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. यह हमने क्लास 9 में पढ़ा था, जैसा कि मुझे अब याद दिलाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। जो स्टूडेंट्स थे और मिडिल क्लास के बारे में हमने पढ़ा था, तो स्टूडेंट्स और बाकी के मेंबर्स मिडिल क्लास के जैकोबिन क्लास को बनाने स्टार्ट किए, और फिर क्या हुआ कि उनकी एक्टिविटीज़ और कैंपेन से एक फ्रेंच आर्मीज़ के लिए एक रास्ता तैयार किए कि मतलब वो हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड और इटली में मतलब मूव करेंगे। और फिर वो मूव कैसे करेंगे, मूव करने के बाद मूव क्यों करेंगे, वो नेशनलिज्म का आइडिया फैलाने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, है ना। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। नेपोलियन फिर जब आता है यहाँ पे तो वो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम रैशनल एंड एफिशिएंट। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल कोड ऑफ 1804। व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804? तो सिविल कोड ऑफ 1804 वाज यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड के अंतर्गत जितने भी प्रिविलेजेस थे जो जन्म से ही दिए जाते थे उनको वापस ले लिया गया, और एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के पहले इक्वालिटी, यानी लॉ बाद में है, इक्वालिटी पहले है, एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। फिर नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स अबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम। उसने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम को भी अबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम को जैसा कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने क्लास 9 में पढ़ा था। फ्यूडल सिस्टम ऐसा सिस्टम था कि जो लैंड लॉर्ड्स हुआ करते थे वो मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग हुआ करते थे उनसे काम करा के फिर उनको पैसे दे दिया करते थे। एंड फीडेंस फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप कि आपको हर चीज़ समझ में आ रही होगी, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वी आर इम्प्रूव्ड। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी थोड़ा इम्प्रूव किया गया। फिर बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पार्टिकुलर बिगैन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। देखो वहाँ पे क्या हुआ था कि पूरे कंट्री में सिर्फ एक ही लॉ था, एक ही वेट और मेज़र करने का तरीका था, एक ही करेंसी थी, और जो एक्सचेंज ऑफ गुड करने का मीडियम था वो भी एक ही था। इन मैनी प्लेसेस सच एज होलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वर्सा, द फ्रेंच आर्मीज वेर वेलकम्ड एज हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। फ्रेंच आर्मीज़ को पता है वहाँ पे क्या कहा जाता था, हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कहा जाता था। कहाँ पे, होलैंड्स में, स्विट्जरलैंड में, ब्रुसेल्स में, मेन्स, मिलान, वर्सा एंड, ठीक है। It became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom.
इंक्रीज टैक्सेशन। फिर नेपोलियन ने क्या किया, उधर तो नेपोलियन ने बहुत अच्छे काम किए। फिर नेपोलियन ने क्या किया कि टैक्सेशन को इंक्रीज कर दिया, सेंसरशिप लगा दी, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज़। देखो फ्रेंच आर्मीज़ को कंस्क्रिप्शन करने के लिए भी फोर्स किया। और फिर रिक्वायर्ड टू कंकर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। समझ में आ रहा है? फ्रेंच आर्मी में ज़बरदस्ती लोगों को बुलाया जाता था कि ताकि वो बाकी के यूरोप को भी कंकर करके जीत सके। ऑल seemed to outweigh the advantages of the administrative changes। ठीक है, आगे देखते हैं। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या लिखा हुआ है, जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वेयर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स फॉर रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था कि जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड किस में डिवाइड हो गए, किंगडम्स में, डचीज़ और कैंटन्स में, जिसके रूलर्स के पास क्या थे, उनके ऑटोनॉमस टेरिटरीज़। और ऑटोनॉमस टेरिटरीज़ का मतलब समझ रहे हो, ऑटोनॉमस टेरिटरीज़ थे वो खुद को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी और एक कॉमन कल्चर जैसे लोगों की तरह देखते ही नहीं थे, जबकि वो किस में डिवाइड थे, किंगडम्स में डिवाइड थे, डचीज़ और कैंटन्स में डिवाइड थे, फिर भी वो खुद को नहीं देखते थे, ऐसा नहीं समझते थे। द Habsburg Empire ruled over Austria-Hungary। ठीक है, in Hungary half of the population spoke Magyar। देखो हंगरी में क्या हुआ करता था कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मग्यार बोलती थी और बाकी की जो पॉपुलेशन थी वो एक डायलेक्ट वेराइटी की लैंग्वेज बोलती थी। Besides these three dominant groups, there are also lived within the boundaries of the empire. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the empire. The aristocracy and the middle class के बारे में अगर आपको एग्जाम्पल लिखने को आएगा तो आप वही लिखोगे जो मैं आपको बता रही हूँ। Socially and politically, a land aristocracy was the dominant class on the continent। देखो जो अरिस्टोक्रेसी और अरिस्टोक्रेसी थी वो एक डोमिनेंट क्लास थी पूरे कंटिनेंट में। फिर the members of this class were by a common way of life that cut across regional differences. Their families were often connected by ties its marriage। उनकी फैमिली कैसे कनेक्ट थी, उनकी फैमिली टाइज जैसे कनेक्टेड थी, जैसे अगर शादी होती थी तो उन्हीं के दूर के रिलेशन में हो जाया करती थी या उन्हीं के एक कम्युनिटी में शादी हो जाया करती थी, तो वो होती थी, उसको बोलते टाइज। ठीक है, दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउ एवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। जो ये एरिस्टोक्रेसी थी ये छोटे ग्रुप में थी। द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेज होज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ फॉर मार्केट। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी। देखो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुई, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी आप समझ जाओ सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। बट इन यानी कब से स्टार्ट रही होगी, 1750 से इतने तक में, 1750 से 1800 के बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई रही होगी। बट इन फ्रांस पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स इट ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। लेकिन बाकी के जो पार्ट्स थे जर्मन स्टेट्स के और फ्रांस में, वहाँ पर सिर्फ 19th सेंचुरी में ही ऑकर हुई। In its wake, new social groups came into being, a working class population and middle class made up of industrialist, businessmen and professionals। क्या हुआ कि जो नए सोशल ग्रुप्स के थे, नए सोशल ग्रुप्स वाले लोग आ गए थे, वो कौन कौन से थे, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी, मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स, ये सब जैसे आ गए थे नए सोशल ग्रुप्स में। फिर इट वॉज अमॉन्ग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस that the ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity। What did liberal nationalism stand for? देखो liberal nationalism क्या होता है। In early 19th century, Europe was closely allied to the ideology of liberalism। liberalism मतलब क्या होता है, liberal मतलब होता है फ्री, है ना, लिबर मतलब होता है फ्री, फ्री मतलब होता है फ्रीडम। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑल बिफोर द लॉ। इट emphasized the concept of government by consent, a constitutional representative government through parliament. The right to vote to get elected was generated exclusively to property owning men without property, and all women were excluded from political rights।
आपको इतना समझ में आ रहा होगा। देखो ये जिसके बारे में बात कर रहा है ये हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो एक्सप्लेन करने जैसा मुझे नज़र आ रहा है मैं सिर्फ उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम एक क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि जो मेंस थे वो अगर प्रॉपर्टी उनके पास नहीं थी तो, और जो औरतें थी, सारी औरतों को चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो चाहे ना हो, और वो सारे मेंस यानी सारे आदमी को पॉलिटिकल राइट से दखल कर दिया, यानी उनको एक्सक्लूडेड कर दिया गया। वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन एंड वुमेन ऑर्गेनाइज ऑपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। देखो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो पैसिव सिटीजन्स थे, यहाँ पे पैसिव सिटीजन से मतलब है ये जो 7th और 8th पॉइंट में बात कर रहा है, इसका मतलब पैसिव सिटीजन्स था। पैसिव सिटीजन्स क्या किए? पैसिव सिटीजन्स हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। पैसिव सिटीजन्स क्या किए कि उन्होंने ऑपोजिशन मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया ताकि उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिल सके। द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग सेल हिज goods would have to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of 5% tax on them। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर एक मर्चेंट है 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग में ट्रैवल कर रहा है तो उसको अपने सेल्स को बेचने के लिए ट्रैवल कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ता था? उसको 11 कस्टम बैरियर से पास होना पड़ता था, और हर कस्टम बैरियर में, हर कस्टम ड्यूटी में 5% क्या करना पड़ता था? उसको पे करना पड़ता था। ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंजेस एंड ग्रोथ बाय the new commercial classes who argued for the creation of unified economic territory allowing the unhindered movements of goods, people and capital। The union abolished tariff barriers and reduced the number of currency from over 30 to 2। देखो जो यूनियन था वहाँ का, उसने टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश कर दिया और जो नंबर ऑफ करेंसीज थी वहाँ पे 30 से 2 कर दी गई। फिर अ न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815 के बाद एक नया कंजर्वेशन आया। फॉलोइंग द डिफेक्ट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वेयर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव्स। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ pre-revolutionary days। The modernization could in fact strengthen ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की। देखो क्या हुआ वहाँ पे कि एक मॉडर्नाइजेशन था वहाँ पे जो क्या किया कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जैसे मोनार्की को स्ट्रेंथन कर सकता था, है ना। अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। देखो एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझ रहे हो आप? ब्यूरोक्रेसी समझो बस। ब्यूरोक्रेसी डायनामिक इकोनॉमी, द एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। 1815 में कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे यूरोपियन पावर्स जो के ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, जिन्होंने मिल के नेपोलियन को हरा दिया था। और फिर क्या किया कि ट्रीटी ऑफ वियना के नाम सुना होगा आपने, ट्रीटी ऑफ वियना बनाया यूरोप को सेटलमेंट करने के लिए। द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डेपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि बर्बन डायनेस्टी को क्या किया था वहाँ पे, मतलब निकाल दिया गया था राजा को, तो राजा को दोबारा से वहाँ पे पावर दे दी गई, दोबारा से वहाँ पे राजा आ गए। फिर क्या हुआ? फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। फिर नेपोलियन के अंतर्गत मतलब जितने भी टेरिटरीज को उन्होंने एनेक्स्ड किया था उसको भी लॉस्ट कर दिया फ्रांस ने। जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स हैज़ बीन सेट बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। लेकिन जर्मन कन्फेडरेशन जो था 39 स्टेट्स का, वो जिसको नेपोलियन ने ही सेट किया था, तो उसको नहीं चेंज किया गया, उसको नहीं कंजर्वेट किया गया। ऑटोक्रेटिक डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ करता था कि कोई भी अगर अपनी आवाज़ उठाता था, क्वेश्चन करता था, तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता था। फिर द रिवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ेंगे। 1815 में द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉ मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। जो यहाँ के नेशनलिस्ट थे, लिबरल नेशनलिस्ट थे, वो अंडरग्राउंड हो गए। फिर रिवोल्यूशनरी एज दिस टाइम मीन द कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स एंड टू फाइट लिबर्टी एंड फ्रीडम। गुज़ुइप्पी मज़ीनी, यहाँ पे बहुत बड़े वैज्ञानिक का नाम लिखा हुआ है, वैज्ञानिक नहीं कहेंगे हम उनको, पर जो कोई भी हैं बहुत ही ग्रेट हैं। गुज़ुइप्पी मज़ीनी born in Genoa in 1807, he became a member of a secret society of the Carbonari। देखो
बुसीती मजीनी ने 1807 में जन्म लिया था जनोवा में, और वो क्या हुए, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी के मेंबर बन गए। ही वॉज सेंट इनटू इन एग्जाइल, वो उनको जेल में डाल दिया गया 1831 में, क्योंकि वो रिवॉल्यूशन अटेम्प्ट कर रहे थे लिगुरिया में। सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था, उस टाइम पे वो वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक रिवॉल्यूशनरी थे, रिवॉल्यूशनरी, ठीक है। मजीनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। सीक्रेट सोसाइटीज़ वेयर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड। देखो सीक्रेट सोसाइटीज़ वहाँ पे सेट कर दी गई, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में और पोलैंड में। फिर मैटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। मैटरनिक ने कैसा उनको डिस्क्राइब किया, उनको क्या कहा कि वो क्या है, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1832-1848 के बारे में पढ़ेंगे, ये एज ऑफ रिवॉल्यूशन था। एज कंजर्वेटिव रिजाइंस ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म कैम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड with revolution in many regions of Europe such as Italian and German state, the province of the Ottoman Empire, Ireland and Poland। इसको समझने की जरूरत नहीं है, अगर आपके समझ में आ गए तो ठीक है, नहीं तो या तो नहीं, वो भी ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ था कि मैटरनिक ने क्या कहा था कि when the France sneezes the rest of Europe catches cold। क्या कहा था कि जब फ्रांस छींक देता है तो बाकी के यूरोप को क्या हो जाती है, सर्दी लग जाती है। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। क्या हुआ कि जो वहाँ पे नेशनलिस्ट फीलिंग थी एजुकेटेड एलाइट के ऊपर पूरे यूरोप में, तो वो कहाँ से आई, वो स्टार्ट हुई द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से स्टार्ट हुई। ग्रीस हैड बीन द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी, यानी 1400 सेंचुरी से क्या हुआ था कि ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का पार्ट बन गया था। ग्रीस लिविंग इन एग्जाइल, ठीक है, ग्रीस जो थे वो जेल में रह रहे थे। एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी यूरोपियन हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। फिर देखते हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक नेशनल फीलिंग कैसे आई, वो एक रिवॉल्यूशनरी के द्वारा वहाँ का इमेजिनेशन बता रहा है कि वो फीलिंग बहुत अच्छी थी, जो नेशनल फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशंस। देखो ये कहते हैं मतलब कि जो नेशनलिज्म था, नेशनल फीलिंग जो थी वो सिर्फ और सिर्फ वार्स से या टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही नहीं आई, बल्कि वहाँ पे क्या हुआ कि जो कल्चर था, कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, है ना। कल्चर था वहाँ का, वो कल्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि वहाँ का नेशन जो है उसका आइडिया में, यानी नेशन का आइडिया के लिए, ताकि वहाँ के जो लोग थे उनमें नेशन का आइडिया आए, उनके मन में देशभक्ति आए, जिसको हम कह सकते हैं। तो क्या क्या थे, आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक। देखो स्टोरीज़ भी लिखते थे तो नेशन के ऊपर लिख दिया करते थे, देशभक्ति के ऊपर लिख दिया करते थे। म्यूज़िक भी म्यूज़िक भी कोई गाया करता था तो नेशन के ऊपर ही गाता था। तो ऐसे हुआ कि नेशनलिस्ट फीलिंग आने लगी, है ना, एक्सप्रेस एंड सेव नेशनलिस्ट फीलिंग। इससे नेशनलिस्ट फीलिंग का एक्सप्रेशन होता है और एक उसका आकार बनता है। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, अ कल्चर मूवमेंट विच sought to develop a particular form of nationalist sentiments. Romantic artists and poets generally criticized the glorification of religion and science and focused instead of emotions, institution and mystical feelings. ठीक है। Other romantics were through the फोक सॉन्ग। देखो बाकी के जो रोमांटिक्स थे, यहाँ पे रोमांटिक्स हम उनको कह रहे हैं जो वहाँ के रिवॉल्यूशनरीज थे। तो वहाँ पे क्या हुआ करता था कि वो लोग फोक सॉन्ग्स गाया करते थे, फोक पोएट्री गाया करते थे, फोक डांस किया करते थे, ताकि वहाँ पे जो नेशनलिज्म है वो हो जाए। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पे जो कुछ भी किया करते थे, ऐसे फोक चीज़ें किया करते थे, आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज जो कुछ भी किया करते थे, तो वो सिर्फ नेशनल फीलिंग के लिए किया करते थे। नेशनल फीलिंग्स वेयर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस। Carol Karpinski, okay, celebrated the national struggles through his operas and music, turning folk dances through the Polonaise and mazurka into nationalist symbols. Language too played an important role in developing nationalist sentiments. ठीक है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ पे।
रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज एवरीवेयर, रशियन लैंग्वेज ही हर जगह बोली जाती थी। मैनी मेम्बर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज़ लैंग्वेज, देखो जो बहुत सारे लैंग्वेज थे ना, बहुत सारे मेंबर्स थे क्लर्जी के पोलैंड में, वो लैंग्वेज को वीपन की तरह इस्तेमाल करने लगे। कैसे वीपन की तरह इस्तेमाल करने लगे? देखो मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है कि अगर कोई क्या करता है, हमें, मैं एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ सपोज करने के लिए, अगर कोई हमारा दुश्मन है और अगर हमें वो बोलता है कि हम गाली उसको ना दें, तो क्या करेंगे? हम उसको सिर्फ गाली ही गाली देंगे एज अ वेपन, यानी हम हथियार के तौर पे हम उसको गाली देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम गाली दें, लेकिन हम उसको चिढ़ाने के लिए गाली देंगे। तो यहीं पे वो बोल रहा है कि जो क्लर्जी के मेंबर्स थे वो लैंग्वेज को, ठीक है, लैंग्वेज को एक तरह से वेपन की तरह यूज़ करने लगे, ऐसी लैंग्वेज बोलने लगे जो उनको पसंद ही नहीं थी। आगे देखते हैं, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट इन 1830s वेयर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। देखो 1830 में ना बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप आई यूरोप में। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी था वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब दैन एम्प्लॉयमेंट। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम। क्या हुआ कि जो रूरल एरियाज़ की थे पॉपुलेशन थी वो क्या हुई, सिटीज़ में जाने लगी और कहाँ रहने लगी, स्लम्स में, यानी झोपड़ियों में रहने लगी। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड। अच्छा, ये लोग क्यों जाते थे? ये लोग जॉब्स के लिए जाते थे, ठीक है, सिटीज़। फॉर फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। ये सब कुछ हो रहा है अभी भी, क्या है वहाँ पे, किसकी पावर है? अभी भी वहाँ पे बर्बन डायनेस्टी की ही पावर चल रही है। क्या हुआ कि फूड शॉर्टेज हुआ और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हुई, यानी बेरोजगारी हुई, और जो पेरिस की पॉपुलेशन थी वो रोड पे आ गई। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल मेल्स above 21 and guaranteed the right to work. Earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material, give them orders to finish textile. देखो फिर क्या हुआ, 8 नंबर पॉइंट में देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। ऑन 4 जून एट 2 PM, 4 जून को 2 बजे दोपहर में, लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स की लार्ज क्राउड emerged from their homes and marched in pairs up to mansion of their contractors demanding high wages. अपने घर से कहाँ मार्च किए? मैंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी कॉन्ट्रैक्टर्स के मैंशन में मार्च किया कि ताकि उनको भी एक हायर वेजेस मिले। समझ रहे हो? हायर वेजेस। द कॉन्ट्रैक्टर्स फ्लेड विथ हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज विच हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा। He returned 24 hours later, having requestioned the army in the exchange that followed. 11 weavers were shot. 11 weavers क्या हुए? शॉर्ट हो गए। The revolution of liberals को देखें, the poor, unemployment and starving peasants and the workers in many European cities in the year 1848, a revolution led by educated middle class were underway. Men and women of liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unification. They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. William IV, king of Prussia, William IV जो था वो किंग ऑफ प्रूशिया था, रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट कर दिया, एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। और क्या हुआ, जो ये असेंबली इलेक्टेड थी उसको अपोज करने के लिए उसके अपोजिशन में दूसरे मोनार्क्स को ज्वाइन कर लिया। वाइल द अपोजिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर, ठीक है, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग हो गई, एंड द सोशल बेसिस ऑफ द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग political rights to women were controversial one within the liberal movement. Women had formed their own political associations. ये तो हमेशा से ही होता आ रहा है, जो वुमेंस है होता आ रहा था। फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात कर रही हूँ मैं। जो वुमेंस थी वो क्या हुई कि पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म करने लगी, फिर न्यूज़पेपर में भी हुआ, और फिर बहुत सारे पॉलिटिकल मीटिंग्स में और डेमोन्स्ट्रेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वुमेन वेर एडमिटेड only as observers to stand in the visitors gallery. Monarchs were beginning to realize that the cycles of if revolution and repression could be ended in granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. फिर क्या हुआ? Germany, can the army be the architect of the national? After 1848, the nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution.
This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as national states, nation states. Nationalist feeling were widespread among middle class Germans. देखो ये जो कुछ भी हो रहा था ना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा काम आने लगा, मतलब उसका रिजल्ट आने लगा। जो जितना भी स्ट्रगल हो रहा था यहाँ पे, उसका रिजल्ट आने लगा। क्या रिजल्ट आया कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी, नेशनल फीलिंग थी, वो मिडिल क्लास में भी फैलने लगी जर्मन के मिडिल क्लास में। दिस लिबरल इनिशिएटिव to the nation building was however repressed by the combined forces of the monarchy and military supported by a large landowners of Prussia. Prussia took on the leadership of the movement. These wars overseen years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. Unification की process complete होती है कैसे? 3 wars over seniors। देखो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से क्या हुआ कि प्रूशियन विक्ट्री को ख़त्म किया। इन तीनों ने ही ख़त्म किया 3 साल के युद्ध के बाद, और फिर यूनिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस इन ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। फिर क्या हुआ? इटली कैसे यूनिफाइड हुआ? वो तो हमने पढ़ा। जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुआ, हम पढ़ेंगे इटली। जर्मनी के जैसे इटली के पास ही बहुत बड़ी हिस्ट्री थी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की। इटालियंस वेर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज मल्टीनेशनल हब्स एम्पायर, है ना। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। गुजीपी मजीनी क्या हुआ? गुजीपी मजीनी had sought to put together coherent program for a united Italian Republic, Young Italy, for the dissemination of his goals. The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1838। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ पढ़ने जैसा नहीं है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो बस। देखो फिर क्या हुआ? द स्ट्रेंज केस इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में बहुत स्ट्रेंज केस हुआ। कौन सा? द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन prior to the 18th century. United Kingdom of Great Britain maintained effect that England was able to impose its influence on Scotland. The British Parliament was henceforth dominated by its English members. Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. Britain's flashed the national anthem and the English were actively promoted, and other nations survived only subordinate partners on this union। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा। विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन मतलब कैसे हुआ कि कैसे उन्होंने फीमेल फिगर को पर्सोनिफाइड किया। वाइल इट वॉज ईजी इनफ टू रिप्रेजेंट आ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और आ स्टैचू, इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ वे आर अ पर्सन। देखो उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने सोचा कि अगर जो कंट्री है, अगर वो पर्सन होता तो क्या होता? वो फीमेल होता या मेल होता? तो उन्होंने सोचा कि वो एक फीमेल होता, क्योंकि मैंने आपको बताया आज़ादी जो होती है, वहाँ पे आज़ादी हो गई थी। आज़ादी जो होती है ना, वो क्या होती है? एक फीमेल शब्द है, इसलिए वो हो गया फीमेल वर्ड। क्रिश्चियन मरीनी, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, वाज अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। चलिए हमारा लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। बाय द क्वार्टर ऑफ 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments of the first half of the century but became a narrow creed with limited ends। तो आपको इंग्लिश समझ में आ रही होगी। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called Balkans। उस एरिया को हम बल्कान्स बोला करते थे, नॉट बंकन्स, ओके, बल्कान्स। वन बाई वन इट्स यूरोपियन, सॉरी मैंने यहाँ छोड़ दिया। द बल्कान्स वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन।
One by one, its European subjects nationalists broke away from its control and declared independence. The Balkan area became an era of intense conflict. The Balkan states were jealous of each other. समझ रहे होगे, बल्कान स्टेट जो थे ना, एक दूसरे स्टेट से जेलस फील करते थे, and each hoped to gain more territory at the expense of each other. But the idea that society should be organized into nation states came to be accepted एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। ठीक है, ये चैप्टर था मेरा, चैप्टर फर्स्ट। कौन सा? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, बिकॉज ये वीडियो मैंने ये बहुत मेहनत से बनाई है। जितने भी नोट्स हैं मैंने बहुत मेहनत से यहाँ पे ऐड किए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड।